हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल रिवाइज कंपोजिशन चैप्टर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस चैप्टर का ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। देखिए, हमने लास्ट रिवीजन लेक्चर जो रजिस्ट्रेशन चैप्टर था उसमें हमने सेक्शन 22 की थी। ठीक है, और सेक्शन 22 है उसमें हमने देखा था कि एक पर्सन है, उसका एग्रीगेट टर्नओवर अगर 20 लाख रुपीज़ से एक्सीड हो जाता है तब वह पर्सन जीएसटी में रजिस्ट्रेशन का लायबल हो जाता है, यानी उसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना होगा। अब जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है वो या तो एज ए स्मॉल टैक्स पेयर के रूप में ले सकता है या फिर वो रेगुलर पर्सन है उसके रूप में ले सकता है। ठीक है, जो रेगुलर टैक्स पेयर है उसके रूप में ले सकता है। जो स्मॉल टैक्स पेयर के रूप में जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है तब उसमें टू स्कीम है, एक कंपोजिशन स्कीम है और एक प्रेजम्पटिव स्कीम है। जो कंपोजिशन स्कीम है वो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में दी हुई है और प्रेजम्पटिव स्कीम है वो सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 में दी हुई है। ठीक है, जो कंपोजिशन स्कीम है वो मेनली किसके लिए? गुड्स के लिए। ठीक है, किसके लिए? गुड्स के लिए। और इसमें एक सर्विसेज भी है जो रेस्टोरेंट सर्विस वाला, यानी जो जनरली है गुड्स में डील करता है वो कंपोजिशन स्कीम्स का बेनिफिट ले सकता है। और एक सर्विस कौन सी है? रेस्टोरेंट वाला, तो वो भी कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट ले सकता है। अब जो कंपोजिशन स्कीम का जिसने बेनिफिट ले रहा है, क्या जो जनरली गुड्स की होती है, क्या वह सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकता है? यस, वो सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन सर्विसेज कितनी प्रोवाइड कर सकता है? वो सिर्फ मार्जिनल यानी लिमिटेड सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। कितनी? 10% ऑफ किसका? ये किसका? ये है एग्रीगेट टर्नओवर है इन ए स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ठीक है, और 5 लाख रुपीज विच एवरेज हायर, इतनी वो सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेजम्पटिव स्कीम। प्रेजम्पटिव स्कीम है वो जनरली किसके लिए? सर्विसेज के लिए। और इस सर्विसेज में रेस्टोरेंट वाली सर्विस इंक्लूड नहीं, क्योंकि रेस्टोरेंट वाला जो है सर्विस प्रोवाइडर वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता है और इसके लिए तब वह प्रेजम्पटिव स्कीम इसके लिए इसका बेनिफिट वह नहीं ले सकता। ठीक है, तो सर्विसेज के लिए क्या जो सर्विसेज है उसके लिए जो प्रेजम्पटिव स्कीम है क्या वह गुड्स प्रोवाइड कर सकता है? हाँ, वो गुड्स प्रोवाइड कर सकता है। कितना? उसकी कोई भी लिमिटेशन नहीं है। तो देखिए, अब आप कहोगे कि अगर कोई पर्सन है, अगर गुड्स में अगर जो सर्विसेज है और वो गुड्स के उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है तो वो प्रेजम्पटिव स्कीम ऑप्ट कर लेगा। उसके लिए कंपोजिशन क्या मतलब? देखिए, प्रेजम्पटिव स्कीम है उसमें जो टैक्स रेट है वो कंपोजिशन स्कीम जो टैक्स रेट है उससे ज़्यादा है। तो आप कॉमन सेंस से आप लगा सकते हो कि कोई पर्सन अगर टैक्स रेट कम है गुड्स में तो वो यही स्कीम ऑप्ट करेगा। वह यही स्कीम क्यों ऑप्ट करेगा? ठीक है, अब ये जो स्कीम है वो कब ऑप्ट कर सकता है? जो कंपोजिशन स्कीम्स है उसके लिए जो ऑप्ट है वो तभी कर सकता है अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर है। अगर एग्रीगेट का टर्नओवर अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट में है वो 75 लाख रुपीज़। अब ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट क्या है? स्पेशल कैटेगरी स्टेट जो हमने रजिस्ट्रेशन चैप्टर भी किए थे, जो 4 स्टेट थे वो तो है ही है, पर 4 और स्टेट भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो अगर टोटल 8 स्टेट हैं और अगर इन 8 जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट में अगर वो सप्लाई कर रहा है तब उसका एग्रीगेट टर्नओवर 75 रुपीज चेक होगा। और अगर अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट है तब वहां पर 1 करोड़ रुपए की लिमिट रहेगी। यानी अगर आप इस लिमिट में फॉल करते हो तब आप कंपोजिशन स्कीम में उसका बेनिफिट ले सकते हो। और सर्विसेज है उसके लिए एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट है 50 लाख रुपीज़। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख रुपीज़ है, 50 लाख रुपीज़ तक है, तब आप इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हो। अब इसमें स्पेशल कैटेगरी अदर देन स्पेशल कैटेगरी है उसका कोई वाइफिकेशन नहीं है, सबके लिए 50 लाख रुपीज़ की लिमिट है। ठीक है, और रेगुलर टैक्स पेयर है, अगर आप इस लिमिट से क्रॉस कर जाते हो तब आप रेगुलर टैक्स पेयर ग्रुप में रजिस्ट्रेशन लेना ही होगा आपको। या फिर आप जैसे कि मतलब कि अब रेगुलर टैक्स पेयर में कौन कौन हो सकते हैं? इसमें 3 तरीके के लोग हो सकते हैं। फर्स्ट कौन हो सकते हैं कि जिसका टर्नओवर 20 लाख रुपीज से एक्सीड करता हो और अगर वो स्मॉल टैक्स पेयर का बेनिफिट नहीं ले रहा हो, वो सिर्फ सीधे ही अगर वो रेगुलर टैक्स पेयर ग्रुप में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता हो तो वह रेगुलर टैक्स पेयर ग्रुप में आएगा। या सेकंड कौन आ सकता है कि जैसे कि ये जो कंपोजिशन स्कीम है या प्रेजम्पटिव स्कीम उसमें कुछ कंडीशन दी हुई है, अगर आपका टर्नओवर विद इन लिमिट है लेकिन आप उस कंडीशन को फुलफिल नहीं करते तब भी आपको रेगुलर टैक्स पेयर ग्रुप में रजिस्ट्रेशन लेना होगा, तो एक वो ले सकता है। थर्ड है जिनका मतलब कि टर्नओवर है वो 75 लाख रुपीज़ या 1 करोड़ रुपीज़ जो कंपोजिशन स्कीम के लिए है और या 50 लाख रुपीज़ जो प्रेजम्पटिव स्कीम के लिए, अगर उससे एक्सीड हो जाता है तब आपको जीएसटी में रेगुलर टैक्स पेयर ग्रुप में रजिस्ट्रेशन लेना ही होगा फिर तो। ठीक है, तो देखिए, ये आपने जैसे कि बिजनेस शुरू किया था आपने 1 अप्रैल को, अब 1 अप्रैल जब बिजनेस शुरू किया था तब आपका टर्नओवर यहाँ पर 20 लाख रुपीज़ से एक्सीड हो गया, तब यहाँ पर आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लायबल हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डिसाइड करना होगा कि आप कंपोजिशन स्कीम या प्रेजम्पटिव स्कीम है उसमें ऑप्ट कर रहे हो। आप इस जो स्कीम है इसके लिए आप एलिजिबल हो, अगर हो तो आप उसमें रजिस्टर करवाए, और अगर आप एलिजिबल भी हो फिर भी अगर आप रेगुलर टैक्स पेयर ग्रुप में कर रहे हो तो आपकी मर्जी। ठीक है, फिर यहाँ तक आते आते आपका टर्नओवर है जो यहाँ तक इस जो लिमिट थी उसको एक्सीड कर जाता है, तब यहाँ पर आपको एज ए नॉर्मल टैक्स पेयर ग्रुप में रजिस्टर करवाना होगा। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था
जो ओवरव्यू था, इस चैप्टर में हम 2 स्कीम पढ़ेंगे, फर्स्ट कंपोजिट स्कीम और सेकंड प्रोजेक्टिव स्कीम्स, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ डेफिनेशन है उसको समझते हैं जो कंपोजिट स्कीम्स और प्रोजेक्टिव स्कीम दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। तो फर्स्ट कौन सी है, एग्रीगेट टर्नओवर, क्योंकि दोनों स्कीम में हमने देखा था कि अगर एग्रीगेट टर्नओवर है, अगर वो उस लिमिट तक है तभी हम इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। तो यानी दोनों में एग्रीगेट टर्नओवर का वर्ड यूज होगा, तब इस एग्रीगेट टर्नओवर का क्या मतलब है वो हम समझते हैं। देखिए जो एग्रीगेट टर्नओवर वो हम एलिजिबिलिटी है कि हम इसके के लिए एलिजिबल है या नहीं है उसका डिटरमिन करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या होता है, जो हमने लास्ट जो रिवीजन लेक्चर था रजिस्ट्रेशन है उसका जो सेकंड वीडियो था उसमें हमने एग्रीगेट टर्नओवर डिटेल समझा था। क्या वही एग्रीगेट टर्नओवर डेफिनेशन यहाँ पर अप्लाई होगी, देखो वही टर्नओवर वही डेफिनेशन यहाँ पर यूज होगी, लेकिन कुछ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, ठीक है। तो वो क्या समझते हैं, यानी ऐड, इसमें क्या क्या चीज ऐड होगी, तो ऑल आउटवर्ड सप्लाईज है, ऑल आउटवर्ड सप्लाई यानी ओनली आउटवर्ड सप्लाई, वो एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट होगी। अब ये आउटपुट सप्लाई और टैक्सेबल सप्लाई के फॉर्म में हो सकती है, एग्जाम सप्लाई के फॉर्म में हो सकती है, एक्सपोर्ट के फॉर्म में हो सकती है, इंटरेस्ट सप्लाई के फॉर्म में हो सकती है। अब देखिए जो एक्सपोर्ट और जो इंटरेस्ट सप्लाई है उसके फॉर्म में तो यहाँ पर तो इन्होंने लिख रखा है कि इस फॉर्म में हो सकती है आउटपुट सप्लाई, लेकिन ये कंपोजिशन पर्सन है उसके लिए नहीं होगी, या प्रोजेक्टिव पर्सन है या कंपोजिट पर्सन है उसके लिए इसका कोई रिलेवेंस नहीं है, क्योंकि उनकी जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि कुछ कंडीशन होती है, वो कंडीशन इनको फुलफिल करनी होती है तभी वो इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। वो अपने आप को एज ए स्मॉल टैक्स पेयर है वो कह सकते हैं, कब, अगर उसमें एक कंडीशन है, उस कंडीशन में यह भी दिया हुआ है कि ये पर्सन है वो इंटरेस्टेड सप्लाई नहीं कर सकते। और आपको पता है कि एक्सपोर्ट है वो भी इंटरेस्टेड सप्लाई होती है, क्योंकि वो भी कंट्री यानी एक स्टेट से बाहर ही जाती है, तो मतलब ये भी इंटरेस्टेड सप्लाई होती है और इंटरेस्टेड सप्लाई है ही है, तो मतलब ये सप्लाई वो नहीं कर सकते हैं। तब भी मतलब कि ये जब सप्लाई नहीं कर सकते हैं तो मतलब इसका कोई रेलेवेंस नहीं है इनका एग्रीगेट टर्नओवर, क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर में पार्ट हो ही नहीं सकता इनका, तो ठीक है। लेकिन फिर भी एक्ट में लिखा हुआ तो लिखा हुआ है ऑफ पर्सन हैविंग, क्या पता कभी ये कंडीशन हट जाए, ठीक है। ऑफ पर्सन हैविंग द सेम पेन टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस, ठीक है। तो ये सप्लाई हम इनको ऐड करके चलेंगे, ठीक है। लेकिन एक्सक्लूड करेंगे क्या, जैसे कि ये टैक्सेबल सप्लाई है, इस टैक्सेबल सप्लाई का जो जीएसटी कंपोनेंट जो पार्ट है वो हम एक्सक्लूड करेंगे। कौन से, सीजीएसटी, एचजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, ये जो टैक्स कंपोनेंट पार्ट है वो हम एक्सक्लूड करेंगे, ठीक है। ओनली सिर्फ जो बेसिक वैल्यू, जो बेस वैल्यू है वो ही लेंगे हम, जो मतलब कि टैक्स इंक्लूड करने के बाद जो वैल्यू आती है वो नहीं लेंगे, ठीक है। जो जीएसटी लगने से पहले जो वैल्यू आएगी, ठीक है। और जो भी इनवर्ट सप्लाई, अब इनवर्ट सप्लाई सिर्फ ओनली हम आउटवर्ड सप्लाई को ही एग्रीगेट टर्नओवर पार्ट मानते हैं, इनवर्ट सप्लाई को एग्रीगेट टर्नओवर पार्ट नहीं मानते। अब भले ही इनवर्ट सप्लाई जिस पर हम रिवर्स चार्ज दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, हमारा एग्रीगेट टर्नओवर पार्ट नहीं बनेगा। ये तो यहाँ तक तो हमने जो रजिस्ट्रेशन चैप्टर था उसमें जो आउटपुट सप्लाई की जो डेफिनेशन, जो एग्रीगेट टर्नओवर डेफिनेशन की थी वो कॉमन थी यहाँ तक। लेकिन अब देखिए एग्जाम सप्लाई है वो एग्रीगेट टर्नओवर पार्ट होती है, क्योंकि वो एग्जाम सप्लाई वो आउटर सप्लाई के फॉर्म में हो सकती है। अब जो एग्जाम सप्लाई है उसमें से एक सप्लाई को बाहर कर दिया, क्या मतलब कि ये सप्लाई है एग्जाम सप्लाई का पार्ट नहीं होगी। कौन सी, ये सप्लाई, अगर ये सप्लाई एग्जाम सप्लाई पार्ट नहीं होगी तब एग्रीगेट टर्नओवर पार्ट भी नहीं होगी। कौन सप्लाई है, जैसे कि एक्सटेंडिंग डिपॉजिट, लोन और एडवांसेज है जो इंटरेस्ट या डिस्काउंट के फॉर्म में, जैसे फॉर एग्जांपल हमने जो बैंक है उसमें पैसे जमा करा रखे हैं तो उससे हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, सीधे कॉमन मतलब कि जो भी इंटरेस्ट है और जो डिस्काउंट, जो भी लोन और एडवांसेज है, डिपॉजिट है उसके ऊपर दिए जाते हैं, वो एग्रीगेट टर्नओवर पार्ट नहीं बनेगा, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है दीज ऑल्सो इंक्लूड वैल्यू सप्लाई मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ फाइनेंशियल ईयर अप टू द डेट व्हेन बिकम्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल हम समझते हैं, जैसे आपने 1 अप्रैल को बिजनेस शुरू किया था, ठीक है। अब यहाँ तक आपका टर्नओवर है वो 20 लाख रुपीज़ था, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लायबल नहीं है, तो आप क्यों कंपोजिट स्कीम ऑप्ट करो, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पर आपने कंपोजिट स्कीम ऑप्ट कर ली, ठीक है। अब यहाँ पर आपने कंपोजिट स्कीम ऑप्ट की है, तब हमने क्या बोला था कि एग्रीगेट टर्नओवर है, उसमें लिखा हुआ वैल्यू सप्लाई मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ फाइनेंशियल ईयर अप टू द डेट व्हेन ही बिकम्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट। अब यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन लायबल हुआ है यहाँ पर उसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लिया, ठीक है। अब ये जो टर्नओवर है वो भी एग्रीगेट टर्नओवर पार्ट बनेगा, ठीक है। तो मतलब कि पूरा एग्रीगेट टर्नओवर पार्ट बनेगा जितना मतलब उसने टर्नओवर किया, चाहे भले वो जीएसटी में रजिस्टर्ड था या नहीं था, ठीक है। और आगे उसने जो टर्नओवर करेगा वो तो एग्रीगेट टर्नओवर पार्ट बनना ही, ठीक है। तो ये एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन है, ठीक है, जो हम आगे यूज होगी तब हम इसको लिंक करेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट है टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। अब जो टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी है वो हम जब टैक्स पे करने की बात होती है कि जो स्मॉल टैक्स पेयर है जिसको हम कंपोजिशन प्रेजेंटिव टैक्स पेयर कहते हैं, अगर उनको टैक्स देना हो तो वो टैक्स इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी है उसके ऊपर टैक्स देंगे। ठीक है, तो ये टैक्स इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी क्या होता है वो हम समझते हैं। टैक्स इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी उसमें ऑल टैक्सेबल सप्लाई होती है, ऑल टैक्सेबल सप्लाई होती है एंड एग्जाम सप्लाई मेड विद इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ठीक है, जो भी टैक्सेबल सप्लाई और एग्जाम सप्लाई, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोर्ट और इंटर सप्लाई नहीं है क्योंकि वो तो वैसे भी नहीं हो सकती, वो दे ही नहीं सकते सप्लाई, इसे प्रोवाइड कर ही नहीं सकते, तो यहाँ तो इन्होंने सही डेफिनेशन लिखी। ठीक है, तो जो विद इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी की है वो इसमें ऐड होगी। ठीक है, अब ठीक है आप इतने समझ लीजिए। अब जब आगे और पढ़ेंगे तब हम ये जो पार्ट है उसको वहां पर लिंक करेंगे। ठीक है, और इसमें एक्सक्लूड करेंगे जो भी जीएसटी कंपोनेंट पार्ट है वो, इनवर्ट सप्लाई का पार्ट है वो। ठीक है, और वैल्यू ऑफ सप्लाई फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ फाइनेंशियल टू द डेट व्हेन पर्सन बिकम्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। जैसे कि हमने ऊपर समझा था कि एक पर्सन था ये, ठीक है, अब यहाँ पर ये जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लायबल हो गया। अब जीएसटी में जब रजिस्ट्रेशन यहाँ पर लायबल हो गया तब यहाँ से वो क्या करेगा, सप्लाई करता है, तो ये उसकी क्या होगी कि मतलब कि जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई होगी। और यहाँ तक उसने जो सप्लाई की थी उसको तो वैसे जीएसटी में लगना था। जब हम एग्रीगेट टर्नओवर पढ़ते हैं तब तो ये सप्लाई है वो एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड होगी, लेकिन जब टैक्स देने की बात आती है तब वो जब लाइबल हुआ है वहां से जो सप्लाई करेगा उसी पर टैक्स देगा, इस सप्लाई पर थोड़ा टैक्स देगा वो। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, तो मतलब कि उसका जो मतलब कि यहाँ दिसंबर से अगर वो लाइबल, दिसंबर से अगर वो रजिस्ट्रेशन लाइबल हुआ है और उसने कंपोजिशन ऑप्ट किया तो दिसंबर से लेकर मार्च तक उसने जो सप्लाई की है उस सप्लाई पर ही वो टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी का पार्ट होगा और इस पर टैक्स देगा। और जो जब हम उसका एग्रीगेट टर्नओवर देखते हैं इस साल का एग्रीगेट टर्नओवर कितना है तो उसके लिए हम ये सप्लाई भी ऐड करेंगे, तो ये 9 महीने सप्लाई भी ऐड होगी और ये 3 मंथ की सप्लाई भी ऐड होगी, ये एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगा। ठीक है, आगे देखिए, और जो भी एग्जाम सप्लाई है इसको हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। ठीक है, ये जो पार्ट है इसको हम थोड़ी देर में समझेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट अपना जो पार्ट है वो स्टार्ट करता है कंपोजिशन स्कीम्स। ठीक है, तो देखिए जो कंपोजिशन स्कीम है उसके लिए कौन कौन पर्सन एलिजिबल होते हैं, उसके लिए हम देखे थे हमने जो एलिजिबल पर्सन है अगर उनका एग्रीगेट टर्नओवर किसमें, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, याद रखना जब हमने रजिस्ट्रेशन चैप्टर किया था उसमें ड्यूरिंग द फाइनेंशियल देखा था एग्रीगेट टर्नओवर, इसमें हम लिमिट चेक कर देखेंगे हमारा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर क्या था। ठीक है, तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर टर्नओवर है अगर अप टू 75 लाख रुपीज है, किसमें, जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट, स्पेशल कैटेगरी स्टेट कौन कौन से हो सकते हैं, MNT यानी मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, जो रजिस्ट्रेशन चैप्टर में किया था उस वही सेम है। नेक्स्ट है 4 स्टेट और है, कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, इनका शॉर्ट क्या है अरुण एंड मेघा, सिक्किम से यूके गए। अब हमने जो लास्ट रिविजन लेक्चर जो रजिस्टर चैप्टर था उसमें हमने क्या देखा था कि अरुण, मेघा, पाडुतिला भी इंक्लूड था। ठीक है, यहाँ पर पाडुतिला नहीं आया, यहाँ सिर्फ अरुण और मेघा वो सिक्किम से यूके गए। तो ये टोटल ये 4 स्टेट ये और 4 स्टेट ये, अगर इनमें अगर आप बिजनेस कर रहे हो तब हम 75 लाख रुपये चेक करेंगे और जो भी अदर स्टेट यूनियन टेरिटरी है उनके लिए 1 करोड़ रुपये की लिमिट चेक होगी। ठीक है, तो अगर आप का एग्रीगेट टर्नओवर, और एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है वो हमने थोड़ी देर पहले ऊपर समझी थी। ठीक है, अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर अप टू इतना है, अब देखिए आप समझिए जैसे कि आपने जैसे लास्ट ईयर आपने बिजनेस शुरू किया था 1 अप्रैल को, और लास्ट ईयर क्या था कि आपने जब बिजनेस शुरू किया था और आपने जब बिजनेस यहाँ पर आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लायबल हो गए 31 दिसंबर को। ठीक है, तो 31 दिसंबर को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लायबल हुए तब आपका टर्नओवर यहाँ पर कितना था, मान के चलिए कि आप अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट हो और आपका यहाँ पर टर्नओवर कितना था, 40 लाख रुपीज़ आपका टर्नओवर था। ठीक है, जब 40 लाख रुपीज़ टर्नओवर था तब यहाँ यहाँ तो 20 लाख से कम ही होगा, तो यहाँ पर आपका टर्नओवर था जैसे कि 20 लाख रुपये तक टर्नओवर था दिसंबर तक। ठीक है, तो 20 लाख रुपये तक टर्नओवर था, तो आप यहाँ पर रजिस्टर करवा लिया आपने। अब रजिस्टर करवाने के बाद आपने टर्नओवर आपका 30 लाख रुपीज़ हो गया, तो देन जो बाकी के 3 मंथ उसमें 30 लाख रुपीज़ था और यहाँ पर 20 लाख रुपीज़ था, तो टोटल कितना टर्नओवर है, 50 लाख रुपीज़। अब आपका एग्रीगेट टर्नओवर कितना पार्ट बनेगा, एग्रीगेट टर्नओवर क्या आपने रजिस्ट्रेशन के बाद आपने सप्लाई की वो पार्ट बनेगा या 1 अप्रैल से। देखिए हमने जो यहाँ पर डेफिनेशन समझी थी कि आप हम क्या करेंगे, एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंस चेक करेंगे। अब हम जैसे नेक्स्ट ईयर है उसमें हम चेक करेंगे कि क्या हम कंपोजिशन स्कीम के लिए अभी भी हम क्या बोलते हैं एलिजिबल है, तब हम देखेंगे प्रीसीडिंग फाइनेंस में हमारा टर्नओवर क्या था और प्रीसीडिंग फाइनेंस का टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर हम कितना होगा प्रीसीडिंग फाइनेंस का। उसके लिए हम देखेंगे कि जो इस डेफिनेशन में लिख रखा था हमने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर समझी थी कि वैल्यू सप्लाई मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ फाइनेंस अप टू द डेट व्हेन ही बिकम्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी कि अगर
अगर वो यहाँ पर जो लाइबल हुआ था, यहाँ पर लाइबल हुआ था, तो यहाँ तक का टर्नओवर और प्लस यहाँ तक का टर्नओवर दोनों ही एग्रीगेट टर्नओवर पार्ट होगा, ठीक है। मतलब सिर्फ ओनली जब वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा लिया उसके बाद अगर उसने टर्नओवर किया, वही नहीं बल्कि उससे पहले वाला भी वो पूरा एग्रीगेट टर्नओवर पार्ट होगा। और टोटल एग्रीगेट टर्नओवर कितना होगा, 20 लाख या 30 लाख रुपीज़ यहाँ पर हुआ 3 महीने का, तो मतलब टोटल कितना 50 लाख रुपीज़, और 50 लाख रुपीज़ है वो 1 करोड़ रुपये से कम है। तो मतलब इस फाइनेंस ईयर के लिए वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए, वो जीएसटी में कंपोजिट स्कीम है उसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। नेक्स्ट है, हमने देखा था कि जो कंपोजिंग पर्सन है वो जनरली गुड्स के लिए, और एक सर्विस है जो रेस्टोरेंट सर्विस वाला। अब क्या है कि जो मार्जिनल सर्विस है प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है, मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। तो यानी वो सर्विस है वो प्रोवाइड कर सकता है। मार्जिनल सर्विस कितने प्रोवाइड कर सकता है, हमने देखा था 10% ऑफ टर्नओवर इन ए स्टेट और यूनियन टेरिटरी। अब इन ए स्टेट और यूनियन टेरिटरी उसकी डेफिनेशन हमने ऊपर समझी थी, ठीक है। इन द प्रीसीडिंग फाइनेंस ईयर और 5 लाख रुपीज विच एवर इज हायर, यहाँ तक कि वो मार्जिनल सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। अब जो मार्जिन सप्लाई सर्विस है, अब जो सर्विस प्रोवाइड कर सकता है अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस, ठीक है। यानी वो रेस्टोरेंट की सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता। अगर कोई गुड्स पे डील करता है तो वो सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन वो रेस्टोरेंट के लिए प्रोवाइड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, अभी हम इसका लॉजिक थोड़ी देर में दूंगा मैं आपको कि वो रेस्टोरेंट सर्विस क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकता, ठीक है। क्योंकि रेस्टोरेंट के लिए तो वैसे भी अलग से मतलब कि कंपोजिट स्कीम है, उसमें ही रेस्टोरेंट सर्विस सिर्फ ओनली एक सर्विस इंक्लूड किया, वो रेस्टोरेंट सर्विस। तो आप उसमें फॉलो करिए, और आप जब गुड्स है और आप सर्विस दे रहे हो तो उसमें रेस्टोरेंट सर्विस नहीं दे सकते, इसका लॉजिक हम समझे, ठीक है। लेकिन अदर सर्विस कितने दे सकते हैं हम, 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, और 5 लाख रुपीज विच एवर इज हायर, ठीक है। अगर इन दोनों में से जो भी हायर हो वहां तक की हम सर्विस है वो सब सर्विस दे सकते हैं, ठीक है। अब इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी है, अब इसकी हमने अभी थोड़ी देर पहले डेफिनेशन समझी थी कि टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी का मतलब है, इसमें हम इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी है उसमें हमने ये हमने टैक्स पे करने के लिए देखी थी, और यही डेफिनेशन है इसके लिए रहेगी, ठीक है। तो इसमें हम टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई है वो ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट सप्लाई तो हो ही नहीं सकती। और जो भी हम सीजीएसटी एसजीएसटी कंपोनेंट इनवर्ट सप्लाई में पार्ट नहीं बनेगा, और जो भी 1 अप्रैल से लेके फाइनेंशियल ईयर सप्लाई की वो भी इसका पार्ट बनेगा, ठीक है। अब देखिए जो एग्जाम सप्लाई है, जो इंटरेस्ट के रूप फॉर्म में जो एग्जाम सप्लाई है वो भी पार्ट नहीं बनेगी। सिर्फ ओनली टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, जब हम सिर्फ मार्जिनल सर्विस का पार्ट देखते हैं तभी ये सप्लाई पार्ट नहीं बनेगी, ठीक है। मैंने बोला था वो इसको थोड़ी देर समझेंगे। तो मतलब कि ये जो सप्लाई है, अगर टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी किस लिए चेक कर रहे हैं कि मतलब कि एक गुड्स वाला है वो अगर मार्जिनल सर्विस प्रोवाइड कर सकता है तब उसके लिए टर्नओवर इन स्टेट यूनियन टेरिटरी पार्ट नहीं बनेगी। जब हम टैक्स पे करने की बात आती है तब हम इस सर्विस है इसके ऊपर भी टैक्स पे करने की बात होती है, तो वो इसमें जो एग्रीगेट जो टर्नओवर इन स्टेट यूनियन टेरिटरी उसका पार्ट बनेगी, ठीक है। तो ये आप पॉइंट है थोड़ा सा मतलब कि इस पर केयरफुल रहना, ठीक है। तो हम इतनी सर्विस हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी लिख रखा है कि जो इंटरेस्ट ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी है उसका पार्ट नहीं बनेगी, ठीक है। तो इंटरेस्ट इनकम्स, ठीक है, एक्सक्लूडेड है, ठीक है। अब कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, तो देखिए जो भी मैन्युफैक्चरर है, अगर कोई मैन्युफैक्चरर है अगर वो कंपोजिट स्कीम का बेनिफिट ले रहा है तो उसके लिए कितना टैक्स पे कर सकता है, वो 0.5% ऑफ टर्नओवर इन ए स्टेट और यूनियन टेरिटरी, यानी टर्नओवर इन स्टेट यूनियन टेरिटरी का। तो टर्नओवर इन स्टेट यूनियन टेरिटरी उसका 0.5%। तो टर्नओवर इन स्टेट यूनियन टेरिटरी कौन क्या आएगी, ऑल टैक्सेबल सप्लाई। अब ये एग्जाम सप्लाई है इसके ऊपर भी इसको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये एग्जाम सप्लाई आप इसको यहाँ से हटा दीजिए जब आप टैक्स पे करने की बात होती है। तो मतलब एग्जाम सप्लाई है जो इंटरेस्ट के फॉर्म में हो वो भी हमारी एग्जाम सप्लाई पार्ट बनी, ठीक है। तो मतलब कि 0.5% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो उसको टैक्स पे करना होगा। और अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर हो तब आपको 2.5% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो टर्नओवर इन स्टेट यूनियन टेरिटरी, और अगर आप अदर देन मतलब कि फर्स्ट एंड 2 के अलावा हो तब आपको 0.5% ऑफ टैक्सेबल सप्लाई आ रहा है ना, यहाँ पर टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल, सिर्फ ओनली टैक्सेबल। यानी मैंने आपको जब कहा था कि ये जो पार्ट था कि while computing turnover in a state union territory of supplier other than manufacturer or restaurant service provider eligible for composition levy for goods, the
एग्जाम सप्लाई विल नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, यानी जो एग्जाम सप्लाई है, क्योंकि हमने ये डेफिनेशन किस लिए पढ़ी थी कि हमें किसका टैक्स पे करना है, तो जब टैक्स पे करने की बात आती है तब एग्जाम सप्लाई सिर्फ ओनली टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जब टैक्सेबल होता है तब यहाँ पर जो एग्जाम सप्लाई है वो किसके लिए पार्ट नहीं बनेगी, जो अदर देन मैन्युफैक्चरिंग एंड रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर उसके लिए एग्जाम सप्लाई है वो हम टर्नओवर इन स्टेट यूनियन टेरिटरी में काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ ओनली टैक्सेबल सप्लाई ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी ही पार्ट होगा। ठीक है, अब देखिए हमने कहा था कि हमने थोड़ी देर पहले ऊपर समझा था कि जो सप्लायर है जो सर्विस सप्लाई कर सकता है, मार्जिन सर्विस सप्लाई करता है अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस। अब अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस क्यों एक्सक्लूड किया, देखिए जब रेस्टोरेंट सर्विस है उसके लिए टैक्स रेट कितनी है 2.5%। ठीक है, अगर कोई गुड्स में डील करता है और अगर वो रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो अब जैसे आपका एक रेस्टोरेंट है और आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, तब आप क्या करोगे कि उसके लिए कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर लोगे। जब कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करोगे सेक्शन 10(1) तो उसमें आपके टैक्स रेट कितनी 2.5%। लेकिन जैसे कि आप क्या वो रेस्टोरेंट साथ साथ जैसे कुछ गुड्स प्रोवाइड करते हो, ठीक है, तो गुड्स प्रोवाइड करते हो तब क्या है कि गुड्स वाला है वो कह देगा कि मैं ना सर्विस सप्लाई कर सकता हूँ मार्जिन सर्विस, और वो रेस्टोरेंट वाली है। जब रेस्टोरेंट के लिए स्पेसिफिक 2.5% है और जब वो गुड्स में डील करता है और मार्जिन रेस्टोरेंट सर्विस रूप में ऑप्ट करना चाह रहा है, तब उसके लिए कितनी सर्विस होगी 0.5%, और वो भी टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज, तो मतलब सिर्फ 0.5% टैक्स रेट है उसके लिए। और जबकि रेस्टोरेंट सर्विस है उसके लिए स्पेसिफिकली अगर 2.5% टैक्स रेट दे रखी है, तब आप इसमें फॉल करिए ना, आपको हायर टैक्स रेट देनी होगी, तो आप जो लोअर टैक्स रेट है उसका बेनिफिट नहीं ले सकते। इसलिए उसको यहां पर जो अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर है उसको एक्सक्लूड किया हुआ। ठीक है, अब कौन कौन से पर्सन एन इन एलिजिबल है ऑप्ट कर लिए, जो भी नॉन टैक्सेबल गुड्स है, जो नॉन टैक्सेबल गुड्स जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो कंपोजिशन स्कीम में ऑप्ट नहीं कर सकता। ठीक है, सेकंड कंडीशन इंटरेस्ट सप्लाई वो ऑप्ट नहीं कर सकता। थर्ड है सप्लायर ऑफ गुड्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है वो हम जो लास्ट जो रिविजन लेक्चर था रजिस्ट्रेशन उसमें हमने समझा था। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कौन होते हैं, वो नहीं ले सकते। इन एलिजिबल मैन्युफैक्चरर, अब जो मैन्युफैक्चरर कौन से, जो टीपा मतलब तंबाकू, आइसक्रीम, पान मसाला और एरेटेड वाटर है, वो क्या कर सकते हैं, वो कंपोजिशन स्कीम का ऑप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ओनली मैन्युफैक्चरर, यार ट्रेडर ले सकता है। जैसे कि आपकी एक दुकान है, आप मतलब कि किराने दुकान है, तो आप मतलब कि तंबाकू आइसक्रीम भी सेल करते हो, ठीक है, तो आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हो। लेकिन आप मैन्युफैक्चरर हो तब आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते। और जो भी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, वो नहीं कर सकते। और जो भी मतलब कि मार्जिन सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, अगर चीज कोई पर्सन गुड्स में डील करता है और उसकी सर्विसेज है, अगर वो 10% ऑफ टोटल टर्नओवर इन स्टेट यूनियन टेरिटरी या 5 लाख रुपीज उससे एक्सीड कर जाती है, तब वो भी इस स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ मार्जिन कितनी प्रोवाइड करता है, इतनी ही मार्जिन प्रोवाइड करता है, 10% टर्नओवर इन स्टेट यूनियन टेरिटरी और 5 लाख रुपीज हाइट तक वहां तक प्रोवाइड कर सकता है। अगर उससे एक्सीड कर जाती है तब वो कंपोजिशन स्कीम से भी हाथ छोड़ देगा, यानी या तो उसको अपना सर्विस कॉम्पोनेंट कम करना होगा, तब भी वो इस स्कीम के लिए सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, तो ये हमने कंपोजिशन स्कीम समझी है। अब हम प्रेजेंटिव स्कीम है वो समझेंगे। ठीक है।